सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। आइए सुनते हैं कि कविता ने अलग अलग मौकों पर अपने दोस्तों से क्या कहा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हें पता है मैंने कल रात चांद को हरे रंग में बदलते हुए देखा। किसी और दिन उसने कहा, मेरे मामा के पास एक बिल्ली है जो 3 भाषाओं में बात कर सकती है। अगले दिन उसने कहा, जब मैंने अपने गुलाब के पौधे की एक डाली को काटा तो उसमें से खून निकल रहा था। हाल ही में उसने कहा, मैं जिस बस में जा रही थी उसकी एक और बस से टक्कर हो गई, पर किसी को भी चोट नहीं लगी। ललिता को ये बातें हजम नहीं हो रही थी और उसने कहा, उफ, ये फिर शुरू हो गई। जब कविता ने बसों की टक्कर के बारे में बात की तब किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। तब किसी को भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? लोगों को कविता की बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? चांद हरा नहीं होता, बिल्लियां बात नहीं करती, गुलाब के पौधों से खून नहीं निकलता। ये सब बातें हमें पता हैं। इसलिए जब कविता ने इनके बारे में बात की तब किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। वह बार बार इस तरह की बातें करती रहती है, इस वजह से लोगों को उस पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए जब उसने बस की टक्कर वाली सही घटना के बारे में बताया तब भी किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, ना ही उसकी बात को गंभीरता से लिया। हमने इससे क्या सीखा? मूल्यांकन का मतलब है जाने माने तथ्यों और राय के आधार पर किसी चीज को आंकना। हमें मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्नोत्तरी करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जाएंगे जिनके बहुविकल्पी उत्तर होंगे। आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। तैयार हैं? नाइल 6650 किलोमीटर, गंगा 2540 किलोमीटर, अमेज़न 6400 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है नाइल। कंचनजंगा 8586 मीटर, माउंट केटू 8611 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वह है एवरेस्ट।
लोहा 1 किलोग्राम, चावल 2 किलोग्राम, रुई 5 किलोग्राम। इनमें से कौन सा पैकेट सबसे हल्का है? वह है लोहा। शर्ट 250 रुपए, रंगों का डिब्बा 50 रुपए, साइकिल 2500 रुपए। सबसे महंगी चीज कौन सी है? वह है साइकिल। आप सबको धन्यवाद। यह कैसे हुआ कि आप सब ने इन प्रश्नों के एक जैसे उत्तर दिए? आपने किलोमीटर, मीटर और किलोग्राम को लंबाई, ऊंचाई और वजन के मापदंड के आधार पर लिया। किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम और रुपए माप के मानक के तौर पर स्वीकारे जाते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होते। इसलिए आप सबके उत्तर एक जैसे थे और सही थे। जो इकाइयां समय, स्थान, व्यक्ति या संस्कृति के लिए नहीं बदलती, उन्हें निष्पक्ष कारक कहा जा सकता है। ये तथ्यों पर आधारित होती हैं। हमने इससे क्या सीखा? केवल मानक के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन करना या फिर उसे जांचना संभव है। निष्पक्ष कारक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या समय के लिए समान होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। क्या ऐसे कोई मानक हो सकते हैं जो व्यक्ति, स्थान या समय के अनुसार बदल जाते हैं? आइए यह जानने के लिए एक और प्रश्नोत्तरी करते हैं। सलवार, कमीज, साड़ी, इनमें से कौन से कपड़े ज्यादा आरामदायक हैं? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन घूमने जाना हो तो इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी है? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कौन सा खेल खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है? पहाड़ों के चित्र, चिड़ियों के चित्र, फूलों के चित्र दीवार पर लगाना हो तो इनमें से कौन सा चित्र सबसे अच्छा दिखेगा? धन्यवाद। क्या आपने इन प्रश्नों के एक जैसे जवाब दिए? आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी राय, अपनी रुचि, अपनी सुंदरता की परिभाषा इत्यादि के आधार पर दिए। इनमें मीटर, किलोमीटर, रुपए, किलोग्राम जैसी कोई भी निश्चित मानक नहीं थे जिनके आधार पर आराम, रुचि, सुंदरता इत्यादि को मापा जा सके। इसलिए आपके जवाब अलग अलग थे। जो इकाइयां व्यक्ति, स्थान और समय के आधार पर बदलती हैं, उन्हें व्यक्तिपरक कारक कहा जा सकता है। ये व्यक्तिपरक कारक अपनी अपनी पसंद पर आधारित होते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भी राय सही या गलत नहीं है, क्योंकि यह राय व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर आधारित है। अपने दृष्टिकोण से हर किसी की राय और पसंद सही होती है। जिस तरह हमने फिल्म का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड बनाए, उसी तरह हमें व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए अपने कुछ मानक बनाने चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आने वाले त्योहार के लिए आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। आपके घर से आधा किलोमीटर दूर एक दुकान है जिसके अच्छे कपड़े हैं, पर चुनने के लिए ज्यादा डिजाइन नहीं है और उसके दाम भी बहुत ज्यादा है। उस दुकान पर कभी भी भीड़ नहीं होती,
आपके घर से करीब 3 किलोमीटर पर 2 और दुकानें हैं जहां कई तरह के कपड़े मिलते हैं। उसके दाम ज्यादा नहीं है, पर वहां हमेशा भीड़ होती है। आप कपड़े खरीदने के लिए कहां जाएंगे? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्रों को बताना चाहेंगे? दुकान चुनने के मापदंड। दुकान 1, दुकान 2। दूरी आधा किलोमीटर, 3 किलोमीटर। कपड़ों के प्रकार कम, बहुत सारे। कपड़ों के दाम ज्यादा, कम। गुणवत्ता बहुत अच्छी, ठीक ठाक। खरीदारी करने में आसानी, बहुत आसान, कठिन। अपनी पसंद और उसके कारण बताने के लिए धन्यवाद। आपने दूरी, प्रकार, दाम, गुणवत्ता और आराम जैसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। आप सबने अलग अलग दुकानों को चुना। आपके पास कुछ मापदंड थे, पर आपने अपनी प्राथमिकता और पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ लोगों ने पहली दुकान को चुना क्योंकि वह पास में थी। आपने दाम और कपड़ों के प्रकार पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी दुकान दूर थी, फिर भी आपने उसे चुना क्योंकि वहां कई प्रकार के कपड़े थे और दाम भी कम थे। इसलिए मूल्यांकन के लिए हम सबके अपने मापदंड होते हैं। हर किसी के मापदंड उनके दृष्टिकोण के हिसाब से सही होते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि एक दुकान को चुनना सही और दूसरी दुकान को छोड़ना गलत है। हमने इससे क्या सीखा? व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी पसंद के आधार पर कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। ये मानक व्यक्ति, स्थान या समय के आधार पर बदलते रहते हैं। इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता है। हम में जो गुण हैं या जो गुण होने चाहिए, हम उनका मूल्यांकन किस तरह कर सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ गुण दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ मापदंड दिखाए जाएंगे, पर उनके जोड़े सही नहीं हैं। क्या आप उनके सही जोड़े बना सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, दुश्मनों की कमी। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना। सोच समझकर पैसे खर्च करना, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना। गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, पैसों की बचत। समय बर्बाद ना करने की योग्यता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान। क्या अब हम सही जवाब देखें? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, दुश्मनों की कमी। सोच समझकर पैसे खर्च करना, पैसों की बचत। गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना। समय बर्बाद ना करने की योग्यता, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना। हमने इससे क्या सीखा? जो गुण हम में है या फिर हम जो गुण पाना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास उचित मानक और मापदंड होने चाहिए। हमें मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? आइए एक कहानी के द्वारा यह जानते हैं। मीनाक्षी एक अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती है। वह रोज दौड़ लगाने से पहले अपनी स्टॉप वॉच को सेट करती है।
वह देखती है कि उसे दौड़ने में कितना समय लगेगा। दौड़ लगाने के बाद वह हर बार समय नोट करती है और यह देखती है कि उसमें कोई सुधार आया है या नहीं। वह इस बात का विश्लेषण करती है कि और तेज ना दौड़ पाने के क्या कारण हैं और अपनी गलतियों को सुधारती है। इस तरह उसने खुद के लिए ऊंचे मापदंड बनाए और उसकी योग्यता सुधरती रही। मूल्यांकन से निष्पक्ष और व्यक्तिपरक कारकों को मापने के लिए मापदंड बना सकते हैं। विकास को मापने में मदद मिलती है। सफलता के कारणों को जानने में मदद मिलती है। सफलता की राह में आने वाली रुकावटों को पहचानने और उन्हें हटाने में मदद मिलती है। आत्म सुधार में मूल्यांकन से कैसे मदद मिलती है? जो भी व्यक्ति आत्म सुधार करना चाहता है, उसे खुद की कमियों और अच्छाइयों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसे अच्छे गुणों को सुधारना चाहिए और अपनी कमियों को गुणों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ कथन दिखाए जाएंगे, दूसरी तरफ अलग अलग खंडों में कुछ शब्द या वाक्यांश लिखे होंगे। हमेशा, अक्सर, कभी कभी और कभी नहीं। मैं चाहती हूं कि आप प्रत्येक कथन को पढ़कर अपने व्यवहार के आधार पर उचित खंड में निशान लगाएं। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हम हमेशा करते हैं और कुछ चीजें हम कभी नहीं करते हैं। इसके आधार पर आपको उचित खंड में निशान लगाने हैं। हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, इसलिए कृपया पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जवाब दें। कथन: हमेशा, अक्सर, कभी कभी, कभी नहीं। पहला, मैं कड़ी मेहनत करता या करती हूं। दूसरा, मैं दृढ़ता दर्शाता या दर्शाती हूं। तीसरा, मैं सोच समझकर अपने समय का उपयोग करता या करती हूं। चौथा, मैं रिश्तों का आदर करता या करती हूं। पांचवा, मैं सोच समझकर पैसे खर्च करता या करती हूं। छठा, मैं अपनी आदतों पर बहुत ध्यान देता या देती हूं। सातवां, मेरे कई शौक हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने 5 से ज्यादा कथनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है, तो आप आत्म सुधार की सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने 5 से कम कथनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है, तो आपको जल्द से जल्द आत्म सुधार के मापदंडों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? मूल्यांकन का मतलब है जाने माने तथ्यों और राय के आधार पर किसी चीज को आंकना। केवल मानक के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन करना या फिर उसे जांचना संभव है। निष्पक्ष कारक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या समय के लिए समान होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी पसंद के आधार पर कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। ये मानक व्यक्ति, स्थान या समय के आधार पर
बदलते रहते हैं। इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता है। मूल्यांकन से निष्पक्ष और व्यक्तिपरक कारकों को मापने के लिए मापदंड बना सकते हैं। विकास को मापने में मदद मिलती है। सफलता के कारणों को जानने में मदद मिलती है। सफलता की राह में आने वाले रुकावटों को पहचानने और उन्हें हटाने में मदद मिलती है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या हम एक वीडियो देखें जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं? सुर मेरा तुम्हारा Chön तरज थई म्यön तरज इकवट बनिए सन तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हमने इससे क्या सीखा? हमने देखा कि समान कड़ी के द्वारा किस तरह भिन्न संस्कृतियां एक साथ जुड़ गईं। पहले उदाहरण में हमने गीतों के आधार पर कुछ चीजों को जोड़ा और दूसरे उदाहरण में भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जुड़ते हुए देखा। दूसरे शब्दों में कहें तो संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। मैं दोहराती हूं, संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। आइए एक उदाहरण के द्वारा यह समझने की कोशिश करते हैं कि संश्लेषण कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास आटा, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और आलू है। आप आलू को उबालकर उसमें नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया डालकर मसाला बना सकते हैं। फिर आप आटे को गूंथकर उसमें वह मसाला भरकर आलू के पराठे बना सकते हैं। आलू के पराठे खाते समय आप इन सब चीजों के स्वाद को अच्छी तरह पहचान पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का संश्लेषण है। आपने कुछ अलग अलग चीजों को साथ लेकर एक नई चीज बनाई। मालिनी एक लेखिका है। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आया। वह उसकी सफलता का राज जानना चाहता था। मालिनी ने जवाब दिया, मेरे एक शिक्षक थे जो सारी आलोचनाओं को बहुत धैर्य से सुनते थे। जो आलोचना उन्हें उचित लगती थी वे उसे अपनाकर खुद को सुधारते थे। मैं तो केवल उनकी तरह अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करती हूँ और उन गलतियों को दोहराती नहीं हूँ। यही मेरी सफलता का राज है। हमने मालिनी से क्या सीखा? जीवन में हम जितने भी लोगों से मिलते हैं उन सब में कोई ना कोई विशेषता होती है। हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। उन विशेष गुणों के लिए हम उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं। जब हम उनकी तरह उन विशेष गुणों को अपनी ताकत बना लेंगे तो हम भी उनकी तरह दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसलिए संश्लेषण से हमें आदर्श और अनुकरणीय व्यक्ति बनने में मदद मिलती है।
लेखिका मालिनी के शिक्षक उसके आदर्श थे। उसने उनसे सीखा कि आलोचना का सामना करके खुद में सुधार कैसे लाया जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप ऐसे किसी व्यक्ति को तो जानते होंगे जिसे आसानी से गुस्सा नहीं आता, जो बहुत विनम्रता से बात करता है, जो सोच समझकर पैसे खर्च करता है, जो हमेशा खुश रहता है। आपने ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताया। ये कुछ गुण हैं जो कई लोगों में होते हैं, पर कुछ लोग विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग बहुत मजाकिया होते हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना हंसी मजाक कर पाते हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा हम कुछ लोगों की ऐसी ही विशेष योग्यताएं पहचानने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ विशेष योग्यताएं दिखाई जाएंगी। आपको ऐसे लोगों को पहचानना है जो उस योग्यता के सबसे उचित उदाहरण रूप हो सकते हैं। ठीक है? योग्यता, उचित उदाहरण या आदर्श व्यक्ति। कठिन परिश्रम, दृढ़ता, अच्छी तरह समय का सदुपयोग करना, रिश्तों का आदर करना, सोच समझकर पैसे खर्च करना, अच्छी आदतें होना, अच्छे शौक होना। मुझे आशा है कि आप अपने आदर्श व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके जैसे सकारात्मक गुण खुद में लाने का प्रयास करेंगे और खुद भी एक आदर्श व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे। क्या आपको कभी प्रवासी पक्षियों को देखकर यह ख्याल आया है कि वे किस तरह महासागर और ऊंचे पहाड़ पार करके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं? ये पक्षी अथक प्रयास और निष्ठा के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हमारे आसपास की हर एक चीज से हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा हम भी समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। यह हासिल करने के लिए हमें समीक्षात्मक रूप से अपनी ताकत और कमियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। हमें अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। संश्लेषण से हमें आदर्श और अनुकरणीय व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। आइए सुनते हैं कि कविता ने अलग अलग मौकों पर अपने दोस्तों से क्या कहा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हें पता है, मैंने कल रात चांद को हरे रंग में बदलते हुए देखा। किसी और दिन उसने कहा, मेरे मामा के पास एक बिल्ली है जो 3 भाषाओं में बात कर सकती है। अगले दिन उसने कहा, जब मैंने अपने गुलाब के पौधे की एक डाली को काटा तो उसमें से खून निकल रहा था। हाल ही में उसने कहा, मैं जिस बस में जा रही थी उसकी एक और बस से टक्कर हो गई, पर किसी को भी चोट नहीं लगी। ललिता को ये बातें हजम नहीं हो रही थी और उसने कहा, उफ, ये फिर शुरू हो गई। जब कविता ने बसों की टक्कर के बारे में बात की तब किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। तब किसी को भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? लोगों को कविता की बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता?
चांद हरा नहीं होता, बिल्लियां बात नहीं करती, गुलाब के पौधों से खून नहीं निकलता। ये सब बातें हमें पता हैं। इसलिए जब कविता ने इनके बारे में बात की तब किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। वह बार बार इस तरह की बातें करती रहती है, इस वजह से लोगों को उस पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए जब उसने बस की टक्कर वाली सही घटना के बारे में बताया तब भी किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, ना ही उसकी बात को गंभीरता से लिया। हमने इससे क्या सीखा? मूल्यांकन का मतलब है जाने माने तथ्यों और राय के आधार पर किसी चीज को आंकना। हमें मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्नोत्तरी करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जाएंगे जिनके बहुविकल्पी उत्तर होंगे। आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। तैयार हैं? नाइल 6650 किलोमीटर, गंगा 2540 किलोमीटर, अमेज़न 6400 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है नाइल। कंचनजंगा 8586 मीटर, माउंट केटू 8611 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वह है एवरेस्ट। लोहा 1 किलोग्राम, चावल 2 किलोग्राम, रुई 5 किलोग्राम। इनमें से कौन सा पैकेट सबसे हल्का है? वह है लोहा। शर्ट 250 रुपए, रंगों का डिब्बा 50 रुपए, साइकिल 2500 रुपए। सबसे महंगी चीज कौन सी है? वह है साइकिल। आप सबको धन्यवाद। यह कैसे हुआ कि आप सब ने इन प्रश्नों के एक जैसे उत्तर दिए? आपने किलोमीटर, मीटर और किलोग्राम को लंबाई, ऊंचाई और वजन के मापदंड के आधार पर लिया। किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम और रुपए माप के मानक के तौर पर स्वीकारे जाते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होते। इसलिए आप सबके उत्तर एक जैसे थे और सही थे। जो इकाइयां समय, स्थान, व्यक्ति या संस्कृति के लिए नहीं बदलती, उन्हें निष्पक्ष कारक कहा जा सकता है। ये तथ्यों पर आधारित होती हैं। हमने इससे क्या सीखा? केवल मानक के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन करना या फिर उसे जांचना संभव है। निष्पक्ष कारक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या समय के लिए समान होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। क्या ऐसे कोई मानक हो सकते हैं जो व्यक्ति, स्थान या समय के अनुसार बदल जाते हैं? आइए यह जानने के लिए एक और प्रश्नोत्तरी करते हैं। सलवार, कमीज, साड़ी, इनमें से कौन से कपड़े ज्यादा आरामदायक हैं? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन घूमने जाना हो तो इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी है? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कौन सा खेल खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है?
पहाड़ों के चित्र, चिड़ियों के चित्र, फूलों के चित्र दीवार पर लगाना हो तो इनमें से कौन सा चित्र सबसे अच्छा दिखेगा? धन्यवाद। क्या आपने इन प्रश्नों के एक जैसे जवाब दिए? आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी राय, अपनी रुचि, अपनी सुंदरता की परिभाषा इत्यादि के आधार पर दिए। इनमें मीटर, किलोमीटर, रुपए, किलोग्राम जैसी कोई भी निश्चित मानक नहीं थे जिनके आधार पर आराम, रुचि, सुंदरता इत्यादि को मापा जा सके। इसलिए आपके जवाब अलग अलग थे। जो इकाइयां व्यक्ति, स्थान और समय के आधार पर बदलती हैं, उन्हें व्यक्तिपरक कारक कहा जा सकता है। ये व्यक्तिपरक कारक अपनी अपनी पसंद पर आधारित होते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भी राय सही या गलत नहीं है, क्योंकि यह राय व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर आधारित है। अपने दृष्टिकोण से हर किसी की राय और पसंद सही होती है। जिस तरह हमने फिल्म का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड बनाए, उसी तरह हमें व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए अपने कुछ मानक बनाने चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आने वाले त्योहार के लिए आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। आपके घर से आधा किलोमीटर दूर एक दुकान है जिसके अच्छे कपड़े हैं, पर चुनने के लिए ज्यादा डिजाइन नहीं है और उसके दाम भी बहुत ज्यादा है। उस दुकान पर कभी भी भीड़ नहीं होती। आपके घर से करीब 3 किलोमीटर पर 2 और दुकानें हैं जहां कई तरह के कपड़े मिलते हैं। उसके दाम ज्यादा नहीं है, पर वहां हमेशा भीड़ होती है। आप कपड़े खरीदने के लिए कहां जाएंगे? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्रों को बताना चाहेंगे? दुकान चुनने के मापदंड: दुकान 1, दुकान 2, दूरी आधा किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कपड़ों के प्रकार कम, बहुत सारे, कपड़ों के दाम ज्यादा, कम, गुणवत्ता बहुत अच्छी, ठीक ठाक, खरीदारी करने में आसानी, बहुत आसान, कठिन। अपनी पसंद और उसके कारण बताने के लिए धन्यवाद। आपने दूरी, प्रकार, दाम, गुणवत्ता और आराम जैसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। आप सबने अलग अलग दुकानों को चुना। आपके पास कुछ मापदंड थे, पर आपने अपनी प्राथमिकता और पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ लोगों ने पहली दुकान को चुना क्योंकि वह पास में थी। आपने दाम और कपड़ों के प्रकार पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी दुकान दूर थी, फिर भी आपने उसे चुना क्योंकि वहां कई प्रकार के कपड़े थे और दाम भी कम थे। इसलिए मूल्यांकन के लिए हम सबके अपने मापदंड होते हैं। हर किसी के मापदंड उनके दृष्टिकोण के हिसाब से सही होते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि एक दुकान को चुनना सही और दूसरी दुकान को छोड़ना गलत है। हमने इससे क्या सीखा? व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी पसंद के आधार पर कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। ये मानक व्यक्ति, स्थान या समय के आधार पर बदलते रहते हैं। इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता है। हम में जो गुण हैं या जो गुण होने चाहिए, हम उनका मूल्यांकन किस तरह कर सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं।
आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ गुण दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ मापदंड दिखाए जाएंगे, पर उनके जोड़े सही नहीं हैं। क्या आप उनके सही जोड़े बना सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, दुश्मनों की कमी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना, सोच समझकर पैसे खर्च करना, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना, गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, पैसों की बचत, समय बर्बाद ना करने की योग्यता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान। क्या अब हम सही जवाब देखें? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, दुश्मनों की कमी, सोच समझकर पैसे खर्च करना, पैसों की बचत, गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना, समय बर्बाद ना करने की योग्यता, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना। हमने इससे क्या सीखा? जो गुण हम में है या फिर हम जो गुण पाना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास उचित मानक और मापदंड होने चाहिए। हमें मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? आइए एक कहानी के द्वारा यह जानते हैं। मीनाक्षी एक अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती है। वह रोज दौड़ लगाने से पहले अपनी स्टॉप वॉच को सेट करती है। वह देखती है कि उसे दौड़ने में कितना समय लगेगा। दौड़ लगाने के बाद वह हर बार समय नोट करती है और यह देखती है कि उसमें कोई सुधार आया है या नहीं। वह इस बात का विश्लेषण करती है कि और तेज ना दौड़ पाने के क्या कारण हैं और अपनी गलतियों को सुधारती है। इस तरह उसने खुद के लिए ऊंचे मापदंड बनाए और उसकी योग्यता सुधरती रही। मूल्यांकन से निष्पक्ष और व्यक्तिपरक कारकों को मापने के लिए मापदंड बना सकते हैं। विकास को मापने में मदद मिलती है। सफलता के कारणों को जानने में मदद मिलती है। सफलता की राह में आने वाली रुकावटों को पहचानने और उन्हें हटाने में मदद मिलती है। आत्म सुधार में मूल्यांकन से कैसे मदद मिलती है? जो भी व्यक्ति आत्म सुधार करना चाहता है, उसे खुद की कमियों और अच्छाइयों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसे अच्छे गुणों को सुधारना चाहिए और अपनी कमियों को गुणों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ कथन दिखाए जाएंगे, दूसरी तरफ अलग अलग खंडों में कुछ शब्द या वाक्यांश लिखे होंगे। हमेशा, अक्सर, कभी कभी और कभी नहीं। मैं चाहती हूं कि आप प्रत्येक कथन को पढ़कर अपने व्यवहार के आधार पर उचित खंड में निशान लगाएं। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हम हमेशा करते हैं और कुछ चीजें हम कभी नहीं करते हैं। इसके आधार पर आपको उचित खंड में निशान लगाने हैं। हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, इसलिए कृपया पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जवाब दें। कथन: हमेशा, अक्सर, कभी कभी, कभी नहीं। पहला, मैं कड़ी मेहनत करता या करती हूं। दूसरा, मैं दृढ़ता दर्शाता या दर्शाती हूं। तीसरा, मैं सोच समझकर अपने समय का उपयोग करता या करती हूं। चौथा, मैं रिश्तों का आदर करता या करती हूं।
5वां, मैं सोच समझकर पैसे खर्च करता या करती हूँ। 6, मैं अपनी आदतों पर बहुत ध्यान देता या देती हूँ। 7वां, मेरे कई शौक हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने 5 से ज्यादा कथनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है तो आप आत्म सुधार की सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने 5 से कम कथनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है तो आपको जल्द से जल्द आत्म सुधार के मापदंडों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? मूल्यांकन का मतलब है जाने माने तथ्यों और राय के आधार पर किसी चीज को आंकना। केवल मानक के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन करना या फिर उसे जांचना संभव है। निष्पक्ष कारक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या समय के लिए समान होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी पसंद के आधार पर कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। ये मानक व्यक्ति, स्थान या समय के आधार पर बदलते रहते हैं। इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता है। मूल्यांकन से निष्पक्ष और व्यक्तिपरक कारकों को मापने के लिए मापदंड बना सकते हैं। विकास को मापने में मदद मिलती है। सफलता के कारणों को जानने में मदद मिलती है। सफलता की राह में आने वाले रुकावटों को पहचानने और उन्हें हटाने में मदद मिलती है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या हम एक वीडियो देखें जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं? सुर मेरा तुम्हारा, चान तरज थई म्यान तरज, इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। हमने इससे क्या सीखा? हमने देखा कि समान कड़ी के द्वारा किस तरह भिन्न संस्कृतियां एक साथ जुड़ गईं। पहले उदाहरण में हमने गीतों के आधार पर कुछ चीजों को जोड़ा और दूसरे उदाहरण में भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जुड़ते हुए देखा। दूसरे शब्दों में कहें तो संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। मैं दोहराती हूं, संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। आइए एक उदाहरण के द्वारा यह समझने की कोशिश करते हैं कि संश्लेषण कैसे किया जाता है।
मान लीजिए कि आपके पास आटा, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और आलू है। आप आलू को उबालकर उसमें नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया डालकर मसाला बना सकते हैं। फिर आप आटे को गूंथकर उसमें वह मसाला भरकर आलू के पराठे बना सकते हैं। आलू के पराठे खाते समय आप इन सब चीजों के स्वाद को अच्छी तरह पहचान पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का संश्लेषण है। आपने कुछ अलग अलग चीजों को साथ लेकर एक नई चीज बनाई। मालिनी एक लेखिका है। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आया। वह उसकी सफलता का राज जानना चाहता था। मालिनी ने जवाब दिया, मेरे एक शिक्षक थे जो सारी आलोचनाओं को बहुत धैर्य से सुनते थे। जो आलोचना उन्हें उचित लगती थी वे उसे अपनाकर खुद को सुधारते थे। मैं तो केवल उनकी तरह अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करती हूँ और उन गलतियों को दोहराती नहीं हूँ। यही मेरी सफलता का राज है। हमने मालिनी से क्या सीखा? जीवन में हम जितने भी लोगों से मिलते हैं उन सब में कोई ना कोई विशेषता होती है। हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। उन विशेष गुणों के लिए हम उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं। जब हम उनकी तरह उन विशेष गुणों को अपनी ताकत बना लेंगे तो हम भी उनकी तरह दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसलिए संश्लेषण से हमें आदर्श और अनुकरणीय व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।